Good afternoon, students. So, welcome to the Dr. D.Y. Patil Senior College of Shahunagar. SY BCom Semester 3, Subject Banking and Finance, Unit 2, Central Bank. तो यूनिट टू जो चैप्टर है वो सेंट्रल बैंक से रिलेटेड है. ओके. सेंट्रल बैंक के अंदर कौन कौन से बैंक्स आते हैं वो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया था. देन वी आर गोइंग टू फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपको मैं इस पीडीएफ के इस वीडियोस के नीचे मैं आपको सेंड करूँगी कौन कौन से मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स. और हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर्स. अभी यहाँ पे देखो टोटल जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ बस उतना ही क्वेश्चंस आप लोगों को लर्न करना है, पढ़ना है, उसी से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आंसर आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे. सॉरी फॉर द लेट वीडियोस. चलो स्टार्ट करते हैं. मल्टीपल क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को नीचे पीडीएफ उसके दे दूंगी मल्टीपल क्वेश्चंस के. फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन सेंट्रल बैंक एंड एक्सप्लेन इवोल्यूशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अभी सेंट्रल बैंक क्या है उसको डिफाइन करना है. मीनिंग आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो या फिर आप उसका मीनिंग लिख सकते हो या फिर आप उसका डेफिनेशन लिख सकते हो. इन तीनों में से कोई भी आप एक चीज़ वहाँ पे मेंशन करोगे तो भी चलेगा. सेंट्रल बैंक प्ले द इम्पॉर्टेंस रोल्स ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कस्टमर्स. ठीक है, मतलब कंट्रीज़. अभी यहाँ पे देखो सेंट्रल बैंक प्ले द इम्पॉर्टेंस रोल. सेंट्रल बैंक सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिस्टम ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ के अंदर. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक इन इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही हम लोग सेंट्रल बैंक इन इंडिया बोलते हैं. देन subsequently effort were made in a pre-independence Indian establish a central bank and the was established, and therefore the beside many controlling functions and RBI play an important role in agriculture finance या industrial finance या फिर export finance. अभी देखो यहाँ पे agriculture RBI play in importance role. RBI एक importance role play करता है जिसमें agriculture finance, कोई भी agriculture का finance हो वो उसमें इन्वॉल्व होता है, वो उन्हें दिया जाता है. या फिर इंडस्ट्रियल फाइनेंस. इंडस्ट्रियल मतलब कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियों को जो फाइनेंस की ज़रूरत होती है तब वहाँ पे इंडस्ट्रियल फाइनेंस भी वहाँ पे लागू किया जाता है, उस समय भी उन लोगों को दिया जाता है. देन एक्सपोर्ट फाइनेंस के टाइम पर भी उसमें भी बैंक उन्हें हेल्प करती हैं. एंड देन सम टाइम्स ऑफ परफॉर्म जॉब इन क्रेडिट कंट्रोल एंड थ्रू द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मीन्स. ठीक है. सेंट्रल बैंक का मीनिंग और इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है. देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट इज अ इवोल्यूशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके. क्या है इवोल्यूशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये आप लोगों का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को डेफिनेशन भी बताया और मीनिंग भी बताया. इनमें से कोई भी एक पॉइंट आप लर्न कर सकते हो. ठीक है. इवोल्यूशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सबसे पहले आता है मोनेस्ट्री. RBI सेंट्रल बैंक इन इंडिया एंड वॉज द एस्टैब्लिश ऑन 1st April 2023. There was a logging change effort to a creation in a central bank in India, and after trying a different way for many years to RBI was a set of following points explain the evolution RBI. अभी following points में कुछ points दिए गए हैं उन लोगों ने, वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से points दिए हैं. Recommendation establishment a general bank in जनरल एंड बिहार. अभी यहाँ पे देखो बंगाल एंड बिहार में उन लोगों ने इस्टेब्लिश किया है कौन से रिकमेंडेशन इन जनरल बैंक. दे द वेरी फास्ट effort to set up central bank in India was seems to can be January 1773 was Governor Bengal and Warren Hastings was to be a need have a central bank is a country and a recommended establishment general bank इन बंगाल एंड बिहार. तो बंगाल एंड बिहार में जब ये सेंट्रल बैंक रिड्यूस हुआ, स्टैब्लिश हुआ, वो कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? जनवरी 1773 में. ये ईयर आप अच्छे से याद कर लेना.
क्योंकि वो पॉइंट में भी ईयर दिया गया है तो आपको आंसर में भी वही पॉइंट्स में दोगे तो भी चलेगा। देन उसके बाद आता है रॉबर्ट्स रिचर्ड एंड प्लान वाज अ जनरल बैंक। अभी यहाँ पे देखो रॉबर्ट रिचर्ड दिया गया है, वो एक पर्सन है जिन्होंने इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। उन्होंने कब लिखा था? 1807 से लेके 1808 तक, मतलब ये 1 साल के करीबन ये ईयर चला और ये रूल्स चले। जब ये रूल निकाल था बिहार और बंगाल में तब वो 1773 था। उसके बाद वो नेक्स्ट रूल निकाला उन्होंने रिचर्ड ने, तो फिर वो 1807 से 1808 तक चला। उसमें लिखा गया है द सेकेंड अटेम्प्ट टू सेट सेंट्रल बैंक द कंट्री वॉज मेड इन 1807 to 8 एंड रिवॉर्ड रिचर्ड टू अ मेंबर्स टू अ बॉम्बे गवर्नमेंट। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? मेंबर्स टू बी अ बॉम्बे गवर्नमेंट एंड प्रेजेंटेड टू अ प्लान फॉर अ जनरल बैंक बट हैड टू एफर टू गवर्नर जनरल। उसके बाद आता है थर्ड वन, थर्ड वन इज अ कंप्रेसिव प्लान फॉर अ इंडियन सेंट्रल बैंक बाय प्रोफेसर किनीज। अभी यहाँ पे देखो प्रोफेसर किनीज ने बताया है इवोल्यूशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या रूल्स इन लोगों ने डाले थे। इन वेरियस इफेक्ट्स ऑफ स्टैब्लिश सेंट्रल बैंक इन इंडिया प्रोफेसर किनी मीन्स KMG, उनका फुल फॉर्म है JM किनीज हैज़ टू बी ए इम्पॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन। उन्होंने भी कुछ तो इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशन दिया है इवोल्यूशन बैंक इन इंडिया के अंदर। द मेंबर इन 1913 Royal Commission in India Finance and Currency prepared the plan for the Indian Central Bank and has been present in it in the form of a proposal of establishment of a state bank in India। तो जो किनी ने भी अपने इवोल्यूशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी 1913 के अंदर उन्होंने भी उनके रूल्स जो भी थे वो उन्होंने डाले। उसके बाद आता है फोर्थ वन आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इम्पेरियल बैंक 1921। अभी 1921 के अंदर जो आया, द इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ अ सेटिंग अप टू अ सेंट्रल बैंक इन इंडिया वॉज अ टेकन 1921। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कब आया? टेकन इज अ 1921। This year, three presidency bank in India were the major two from Imperial Bank, and through Imperial Bank has a mainly commercial bank। और वो कौन सी बैंक थी? mainly commercial बैंक थी। and perform to some job of a central bank। और ये क्या किया है? perform to a central general bank is a commercial bank is a mainly important which bank is a commercial bank। Then fifth one is a recommendation of Hilton Young Commission 1926। ओके, अभी इसमें देखो क्या दिया गया है। जब भी आप देखो फर्स्ट पॉइंट हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, एंड देन फिफ्थ, थर्ड पॉइंट पे हम लोगों को देखो यहाँ पे दिया गया है फिफ्थ पॉइंट पे, इट इज़ अ रिकमेंडेड टू हिल्टन यंग्स कमीशन 1926 इज द इम्पॉर्टेंट कंसिडर टू कंट्रीब्यूशन रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस 1926। अभी देखो इंडियन करेंसी के हिसाब से उसका फाइनेंस कब से स्टार्ट हुआ है? 1926। ऑल्सो नोन एज अ हिल्टन यंग कमीशन, उसे और एक लैंग्वेज में हम लोग हिल्टन कमीशन नोन भी बुलाते हैं। एंड स्टैब्लिश ऑफ अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और ये कब स्टैब्लिश हुआ? इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। एंड देन कमीशन हैड टू वर्ड सजेस्ट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ नेम ऑफ अ कंट्री सेंट्रल बैंक। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बट अपनी कंपनी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में तब्दील हुआ था, आया था। अकॉर्डिंगली आफ्टर लेजिस्लेशन वॉज अ प्रेसिडेंट 1927 के अंदर हुआ। देन फोर्थ सिक्स्थ वन आता है रिकमेंडेशन ऑफ अ इंडियन बैंकिंग इंक्वायरी ऑफ अ कमीशन 1931। अभी यहाँ पे देखो 1931 इंडियन सेंट्रल बैंक इक्विशन कमीशन स्टोरिंगली रिकमेंडेड बाय एस्टैब्लिशमेंट RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द फर्स्ट नीड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म स्टैब्लिश, ठीक है।
तो इसमें आता है नीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिसम एंड इंफ्रास्टेड। अभी ये 1933 के अंदर इंडियन कंसिडरेशन रिफंड प्रोसेस दैन द इक्वालिटीज equality and maybe a hidden over of a Indian by a Reddish government is a Reddish government के अंदर ये थ्रू हुआ एंड politically means RBI establishment of RBI as a politically immediately RBI maybe a can successfully err such a transfer of power। इसमें इन लोगों को क्या मिला है? सच अ ट्रांसफ़र ऑफ पावर। इसमें नीड होती है, नीड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल। अभी इंडिया को भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल की, और वो भी कौन इसकी ज़रूरतें पूरा करता है? वो उनकी ज़रूरतें पूरा करता है RBI बैंक। ठीक है, देन नेक्स्ट वन पे आता है हम लोग को नेक्स्ट वन पे आता है स्टैब्लिश ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टैब्लिश ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अ न्यू प्रपोजल वॉज अ स्टेबल legislative immediately in 18 September 1933 was passed on 22 December 1933 and was approved by the Governor General on 6 March 1934 and through Reserve Bank of India. Law of 1934 was instant and accordingly RBI was established and commencement is the ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1933। बस यहाँ पे आप लोगों को ईयर दिया है स्टैब्लिश ऑफ, कब स्टैब्लिश हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ 18 सितंबर 1933, उसके बाद पास्ड ऑन 22 दिसंबर 1933 एंड उसके बाद फिर से एक बार पास आउट हुआ, कब हुआ? गवर्नर जनरल ऑन 6 मार्च 1934 एंड थ्रू दैट्स इट। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लॉ में दिया गया है 1934 वॉज 1934 accordingly RBI was established in commencement the operations on 1st April 1934। बस इसमें ईयर याद करना है आपको। Then next one is a private owned institution। Private owned institution RBI was a set up to shareholder banks and moderate and lending central bank abroad. It's a fully paid up capital was a 5 crore and was divided in shares of rupees 100 each। अभी यहाँ पे देखो स्टैब्लिश प्राइवेट ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस में ये दिया गया है, अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को इशू करवाती है, इशू करवाते समय वो मिनिमम अपने शेयर्स इशू करवाती है, इज अ फुल्ली पेड अप कैपिटल वाज अ 5 करोड़, गॉट इट, एंड डिविडेंड इन शेयर्स अप टू 100 each, then out of which is the 2,20,000 was a contribute by the directors। उसमें डायरेक्टर भी कंट्रीब्यूट करता है 2,22,000 एंड बैंक रिकमेंडेशन मैडम रिमेनिंग ऑफ रुपीज 4,97,80,000 वेयर कंट्रीब्यूशन बाय द प्राइवेट शेयर होल्डर स्टिल हेयर इन चार्ज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक। अभी यहाँ पे देखो जो भी मैंने जो अभी अमाउंट बोला आप लोगों को प्राइवेट ओनर्स इंस्टीट्यूशनल के हिसाब से, तो आप अपने मन से अपने शेयर्स के दाम देखो कि कंपनी अपने शेयर्स कितने अमाउंट उसकी कैपिटल होती है, फुल्ली पेड अप कैपिटल का अमाउंट क्या है और ईच शेयर्स की अमाउंट क्या है, या विच अगर शेयर होल्डर डायरेक्टर वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कितने अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहा है, एंड बैंक एंड रिमेनिंग अमाउंट, और बैंक को रिमेनिंग अमाउंट हमें कितना देना है वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है, दैट्स इट। 10th वन आता है गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशनल 1 जनवरी 1949। ये याद 1 जनवरी 1949 अगर आपको याद नहीं हो रहा ईयर तो आप मत करो, डायरेक्टली आप इतना लिख सकते हो गवर्नमेंट ओनर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, द क्वेश्चन ऑफ अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द बैंक वॉज अ रेड
read with the bankers and a monetary credit policy and integration of a government इकोनॉमिक पॉलिसी। अभी यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पे दिए है, क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट ओनर इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, इसकी वजह से गवर्नमेंट इन द इंडिया डिसाइडेड द नेशनलाइज RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? वो एक इंडिपेंडेंस है, वो उस पर किसी का हक नहीं है, वो उस पर सारे लोगों का हक है। समझ में आया? मतलब RBI जो कंपनी है वो अपने इंडिया के जितने भी अंडर बैंक आती है वो उसके अंडर आती है। किसके अंडर आती है? RBI के अंडर आती है। RBI के जितने भी रूल्स है वो सारे बैंकों को रूल्स वो फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें भी मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सी बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आती है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे देखो एक्सप्लेन, यहाँ पे फंक्शंस हम लोगों को एक्सप्लेन करने हैं किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। फर्स्ट आता है ट्रेडिशनल फंक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इशू एंड मैनेजमेंट ऑफ करेंसी। अभी इशू ऑफ मैनेजमेंट ऑफ करेंसी में क्या आता है? जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है तो एवरी सेंट्रल बैंक गिवन मोनोपोली ऑफ इशू लीगल टेंडर एंड अ कॉइन एंड करेंसी। वहाँ पे हम लोगों को क्या करते हैं? लीगल टेंडर, कॉइन एंड करेंसी हम लोग वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब बनाते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मोनोपोली करते हैं। एंड दिस इज डन अवॉइड द कन्फर्म एंड चॉइस द ओवर इशू ऑफ अ करेंसी एंड ऑल्सो रिलीफ इकोनॉमिक ऑफ सेल्स एंड कंपनी and money is to be important and delicate to be left in private hand यहाँ तक आपको समझ में आया? इशू ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ करेंसी, किस तरह से इकोनॉमिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने मनी और कॉइन को किस तरह से मोनोपोली करती है या फंक्शनिंग करती है, किस तरह से इशू ऑफ मैनेजमेंट करती है, वो यहाँ पे इस पॉइंट में दिया गया है। देन सेकेंड वन इज आता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अभी किस तरह से बैंकर्स टू द गवर्नमेंट के अंदर जाता है? द सेंट्रल बैंक हैज़ टू बी ऑलवेज हैड close contact within the government and government in a phase nowadays, and central bank are mostly owned by the government. The central bank of the country given a short term loan for the government। अभी सेंट्रल बैंक जब भी लोन देती है वो कौन से बैंक में देती है? वो शॉर्ट टर्म लोन के बैंक के हिसाब से देती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन वहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद दिया गया है द प्रोवाइडेड ऑल सर्विस कमर्शियल बैंक एंड प्रोवाइडेड टू डिपॉजिट टू अ गवर्नमेंट। अभी देखो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं? डिपॉजिट टू बी गवर्नमेंट भी वहाँ पे मेंशन किया गया है। सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट टू प्ले मनी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेंशन द अकाउंट होल्डर्स एंड बैलेंस एंड द RBI given way and means advance to the central and other state government। Got it? वो सेंट्रल अदर स्टेट गवर्नमेंट भी है बैंकर्स टू अ गवर्नमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद आता है बैंकर्स बैंक के अंदर आता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया like any other central bank and refers to traditional functions of a central bank. Under the traditional functions are Reserve Bank of India act as a banker banks and activities at the bankers bank in मतलब accountants through a bankers department means banking department as the bankers bank as the RBI। अभी यहाँ पे देखो बैंकर्स बैंक के अंदर भी अपनी RBI तो हर जगह पे आती है, इसलिए आप उससे अवॉइड नहीं कर सकते। हर एक चीज़ में आप लोगों को RBI का नाम लिखना है अगर बैंकर्स वहाँ पे आ रहा है तो। रेंडर बैंकिंग सर्विस टू बी अ कमर्शियल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी यहाँ पे देखो रेंडर क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या है, ये कमर्शियल बैंक सर्विस के अंडर आता है। एंड द सर्विस एंड कंट्रोल्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर भी बैंकिंग सिस्टम सर्विस आता है, वो भी उसको मतलब परसाइव करना पड़ता है। लेट डिस्कस दी टू अंडर। फर्स्ट वन आता है बैंकिंग सर्विस भी आता है, इस
बैंकिंग सर्विस के अंदर बैंक जो जो सर्विस देती है आप अपने मन से लिख सकते हो। बैंकिंग क्या करती है? एक्सेप्ट मनी ऑन डिपॉजिट फ्रॉम बैंक। बैंक भी अपने मनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है कि आप अपने अकाउंट मतलब आप डिपॉजिट यहाँ पे इस बैंक में कर सकते हो। लोन एंड एडवांस टू द बैंक, बैंक से आप लोगों को लोन मिल सकता है। मेक अ लोन एंड एडवांस टू द बैंक। परचेज सेल एंड नहीं मतलब रीडिस्काउंट बिल्स एंड एक्सचेंज, वहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी मिल सकता है। जैसे कि आपने जो सुना होगा, अगर मुझे किसी कंपनी में अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स मैंने परचेस किए, सबसे पहले मुझे बैंक जाके हम लोगों को एक अकाउंट उसको डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। उस तरह से हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स वहाँ पे ले सकते हैं और बेच सकते हैं अपने बैंक को। परचेस फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द सेल्स फॉरेन एक्सचेंज एंड शेड्यूल बैंक। अभी फॉरेन एक्सचेंज सेल्स एक्सचेंज मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर मुझे किसी कंट्री से अगर उनके कंपनी के शेयर्स परचेस करने हो तो मुझे फॉरेन एक्सचेंज बैंक की ज़रूरत पड़ती है। वो बैंक ऑटोमेटिकली हमारे शेयर्स इंडिया से हम लोग अदर कंट्री के शेयर्स परचेस कर सकते हैं। तो वो सारे फॉर्मेलिटीज़ भी बैंक ही हमें प्रोवाइड करती है। आप लोगों ने एसपी इस सब्जेक्ट में इस बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा है। एंड देन प्रोवाइडेड क्लियरिंग सेंट्रल फैसिलिटी इन ऑल कमर्शियल बैंक। हमारी जितनी भी सेंट्रल फैसिलिटीज़ होती है वो ऑल कमर्शियल बैंक में भी हम लोगों को प्रोवाइड दी जाती है। उसके बाद आता है सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। अभी बैंकिंग सिस्टम में सुपरविजन किस तरह से किया जाता है, कंट्रोलिंग बैंक कैसे किया जाता है, वो यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट वन, द पावर ऑफ इशू लाइसेंस टू अ बैंक। सबसे पहले बैंक को क्या करना पड़ता है? लाइसेंस टू इशू पावर ऑफ बैंक। देन पावर of control opening the new branches. Then power has a supervision and inspection of bank. Power relating to statutory cash reserve. Then power relating to a capital reserve requirement. Power to control and regular credit. Power which are regarded to a liquidity assets. Power to control the lending policy. तो ये सारे जो पॉलिसीज आते हैं वो किसके अंडर आते हैं? वो आते हैं सुपरविजन कंट्रोल ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। मतलब बैंकिंग सिस्टम किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है। ये आपको पीडीएफ में इस सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, तो प्लीज़ डोंट वरी। अगर मैं यहाँ पे ओरली बोल रही हूँ तो आपको रिटर्न में भी मैंने आप लोगों को पीडीएफ इस वीडियो के बाद में दे दूँगी। उसके बाद आता है लेंडर टू द लास्ट रिपोर्ट। जब यहाँ पे ऑफ द लास्ट रिपोर्ट, लेंडर रिपोर्ट के अंदर भी देखो क्या आता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिपोर्ट मीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बैंकिंग क्राइसिस ऑफ stains in the money market, and central bank must be prepared to help of banking in and distress. During such a timing, and bank cannot be get help from other banks, and the only institution that can be a help to a bank in disgrace during the such a time in the central bank. However, the central bank to lead down the certain condition regarding the bills or securities, and that can be a form of bankers. अभी यहाँ पे देखो लीड टू लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर क्या आता है? बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट मेंशन करती है, कौन कौन सी रिपोर्ट अपने पास रखती है, बस वही चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया है। बैंक से अगर कोई चीज़ें खरीदी जाती है, किसी का बिल्स हुआ, किसी की सिक्योरिटीज़ हुई, सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है? शेयर्स, डिबेंचर, इन चीज़ों को मिला के हम लोग हर किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं बोल सकते कि चलो इसने शेयर्स परचेस किया, इसके डिबेंचर परचेस किया, तो हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टली नहीं, इसकी सिक्योरिटीज़ कितनी है, सिक्योरिटीज़ पे कोई जितना चार्जेस लगता है वो लगाओ। फिर क्लियरिंग हाउसेस में दिया गया है द रन इन रेगुलरली क्लियरिंग हाउसेस। हमेशा क्लियरिंग हाउसेस रेगुलरली स्मूथली चेक एंड इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। क्लियरिंग हाउसेस का मतलब होता है बैंक में कितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्मूथली चेक किए जाते हैं। किसी चीज़ को चेक करने के लिए गड़बड़ यहाँ पे नहीं की जाती, स्मूथली चेकिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आपको क्लियरिंग हाउसेस में क्या दिया गया है। उसके बाद आता है कस्टोडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज के बारे में मैंने पहले भी बताया था, फिर भी हम लोग एक बार देखेंगे। कस्टोडियन का मतलब है मेंटेनिंग द एक्सचेंज रेट एंड एक्टिंग कस्टोडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड सेंट्रल बैंक हैड टू मेंटेन द स्टैब्लिश ऑफ एक्सचेंज रेट इन द MIF सिस्टम।
ठीक है। MIF सिस्टम के हिसाब से सारी चीज़ें एक्सचेंज की जाती है। मतलब हम लोग बोलते हैं MIF, मतलब जैसे कि हम लोगों ने बोला है अगर मुझे कोई मनी ट्रांसफ़र करना हो तो हम लोग जो ट्रांसफ़र करते हैं उसको भी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स के हिसाब से इसको फॉरेन एक्सचेंज में MIF मनी ट्रांसफ़र बोलते हैं, इंडियन मनी ट्रांसफ़र। एंड every now to insurance that volatility change the exchange rate and the house stock of a gold and a foreign exchange inter the foreign exchange market establish and the external value of the currency। तो किस तरह से करेंसी को चेंज करने का काम भी हमारी बैंक करती है। अगर मैं फॉरेन कंट्री में अगर मैंने शेयर्स लगाए, फॉरेन कंट्री में मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, तो फॉरेन कंट्री से अगर मुझे अमाउंट ट्रांसफ़र करने हैं तो वो बैंक क्या करती है, वो बैंक पहले हमारे इंडियन बैंक के, जहाँ पे इंडिया में जिस बैंक में मेरा अकाउंट है उस बैंक में वो पैसे ट्रांसफ़र करती है। वो बैंक फिर हमें वो क्या कहते हैं, करेंसी चेंज करके हम लोगों को देती है। उसके बाद आता है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। अभी एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, हम लोगों को वहाँ पे भाव तोल करना, या फिर हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं एनालिसिस करना, मतलब हम लोगों को डिस्टिंग्विश बिटवीन बोलते हैं ना, वो एनालिसिस करके हम लोगों को यहाँ पे कलेक्शन करके देती है इकोनॉमिक। तो यहाँ पे दिया गया है ऑर्डर फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूटिव मॉनिटरी एंड बैंकिंग पॉलिसी इन द एक्ट एडवाइस टू सेंट्रल बैंक कलेक्टेड वेरियस इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन सच अ प्राइस मूवमेंट। तो हम लोगों को जितने भी प्राइस मूवमेंट होते हैं वेरियस कलेक्शन देती है बैंक, सेंट्रल बैंक देती है, बट उसके इंफॉर्मेशन सच अ प्राइस मूवमेंट कुछ ना कुछ तो हम लोगों को एनालिसिस करके हम लोगों को देती है। चलो आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गया, या फिर इंडियन चार्जेस यहाँ पे चले गए, या फिर आप लोगों को टैक्स इतना पे करना पड़ रहा है, तो वो सब कुछ मतलब एनालिसिस करके हम लोगों को फाइनली अमाउंट वो हमें देती है। जैसे कि एक्सचेंज रेट, या इम्पोर्ट में कितना खर्चा हुआ, एक्सपोर्ट में कितना खर्चा आया, इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया, सेविंग एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई है। इसके बाद आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट यहाँ पे दिया गया है। लेट्स नॉट let's important function of a central bank credit control, and through the various quantitative and qualitative instrument in a credit control, RBI writes to regular contempt cost and direction of a credit, and functions is a necessary to check inflation, as also insurance adequate supply and the credit in the all sectors of the इकोनॉमी, यानी ऑल सेक्टर्स इकोनॉमिक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कितने भी बैंकर्स में अगर क्रेडिट का काम होता है तो वो सारे क्रेडिट का काम कौन हैंडल करता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैंडल करती है। ठीक है, सप्लाई ऑफ अ क्रेडिट ऑन सच अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन ओके, सो लेट्स वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्रमोशनल फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक, अभी यहाँ पे देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर फंक्शंस, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चरल के अंदर आता है द इंडियन मॉनिटरी एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडियन सबसे पहले मेनली इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, वो एग्रीकल्चर कंट्री है हमारी इंडिया, वो तो सबको ही पता है। एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंडिया इकोनॉमिक एंड वॉज द नेचुरल देयर फॉर आफ्टर दैट RBI was to set up in the pre-independence period in 1935, was a given responsibility in the determining agricultural credit period in policy. Then RBI play in important roles of agriculture finance, डेवलपिंग कंट्रीज़। इंडिया क्या है, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, हर चीज़ में उसको एक फाइनेंस मिलता जाता है। अगर हम लोगों ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड बोला तो एग्रीकल्चर को भी पूरा सपोर्ट हमारी इंडियन बैंक करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा सपोर्ट हमारे एग्रीकल्चर को करती है। एंड द लाइक इन इंडिया RBI looked upon the prime move of a growth, and the bank is a not only regular money supply but also try
try to make available all necessary finance for the national development. मतलब अगर वो पूरा सपोर्ट नहीं करती मगर कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो हमारे कंट्री को, हमारे डेवलपमेंट फाइनेंस को सपोर्ट करना जानती है. नेशनली वो डेवलपमेंट हमारे इंडिया को करती है. देन RBI ऑल्सो सेंट्रल बैंक इन इंडिया. RBI वो तो सबको पता है, ऑल्सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय RBI. ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय RBI में क्या दिया जाता है? RBI डज नॉट अ प्राइवेट डायरेक्ट फाइनेंस इन एग्रीकल्चरल. वो क्या है? एक डज नॉट अ प्राइवेट डायरेक्ट फाइनेंस एग्रीकल्चर नहीं है, बट प्रोवाइडेड फाइनेंस ओनली थ्रू द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड NABARD. मतलब RBI प्रोवाइडेड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लॉन्ग एग्रीकल्चर थ्रू ऑफ क्रेडिट सोसाइटीज. फर्स्ट वन इज अ शॉर्ट टर्म लोन. बैंक क्या करती है? फाइनेंस असिस्टेंट करते समय एक शॉर्ट टर्म लोन भी देती है, मीडियम टर्म भी लोन देती है, लॉन्ग टर्म लोन भी देती है. टोटल 3 टाइप्स के लोन होते हैं: शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन. ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन. द एग्रीकल्चरल सेक्टर इज अ प्रोवाइडेड शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड द फाइनेंशियल थ्रू द स्टेट cooperative bank and long term the finance provided through the state and डेवलपमेंट बैंक्स. तो ये टाइप के बैंक्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं. तो आप लोगों को आई होप आपको समझ में आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एग्रीकल्चर किस तरह से किया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय दी RBI क्या है, और थर्ड वन आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस. अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इंडस्ट्रियल फाइनेंस पे देखो किस तरह से इस्टेब्लिश किया जाता है. Industrial is important for the economic development of a country and instantly the secure advocate of finance for the industrial development to meet the requirement of fixed and working capital. The sector requires short term and long term finance. अभी यहाँ पे देखो short term and long term finance भी यहाँ पे capital required किया गया है. Then fixed required भी हम लोग को meet the requirement for a fixed. कोई भी चीज़ हम लोग को देते समय वहाँ पे फिक्स्ड एक रिक्वायर्ड होती है कि आपका इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता, इससे कम भी नहीं हो सकता. जब भी कंपनी किसी कंपनी को लोन देती है, बैंक किसी कंपनी को लोन देती है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइड किया जाता है. ठीक है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्ले द इम्पॉर्टेंस रोल्स ऑफ प्रोवाइडिंग इनडायरेक्ट फाइनेंस टू अ स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्री. जब भी बैंक अगर लोन देती है तो वो लोन हर किसी को दिया है. उन्होंने एक तो उन्होंने शॉर्ट टर्म लोन के लिए दिया है, लॉन्ग टर्म लोन के लिए दिया है, या फिर मीडियम लोन के लिए भी उन लोगों ने अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बैंक ने बोला है. उसके बाद आता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही ये पॉइंट है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड RBI हैज़ टू टेकन initiative setting up to many financial institution to provided Indian industrial financial details of such a institutional are given below. First, institutional credit department. institutional credit department के अंदर कंपनी अगर किसी बैंक को क्रेडिट कार्ड दे रही है, फिर क्रेडिट कर रही है, फिर किसी डिपार्टमेंट में उन लोगों को पैसों की ज़रूरत है, जब उनको ट्रांसफ़र कर रही है, तो उस समय क्या किया जाता है? डिवाइडेड टू हैज़ द सॉल्व द प्रॉब्लम टू इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड द डिपार्टमेंट हैज़ द interest with the responsibility of a token looking after the credit agree scheme the small industrial commercial bank 1960 and how were the credit scheme and the ups and down and the deposit insurance and the credit and generity and corporate was a set up. RBI close is the department in 1981. तो कौन से डिपार्टमेंट में ये हुआ था? 1981, याद रखना. ठीक है. तो हम लोग जब भी करते समय थोड़ा सा मोस्टली ईयर अगर आप नहीं लिखोगे चलेगा, मगर ईयर गलत नहीं होना चाहिए. उसके बाद आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्सपोर्ट फाइनेंस.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्सपोर्ट फाइनेंस में दिया गया है ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट एंड एवरी इंपॉर्टेंस मैटर टू अ डेवलपिंग इकोनॉमिक लाइक इन इंडिया। ठीक है, जब भी इकोनॉमिक डेवलप किया जाता है ऑब्वियसली वो वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है। हम बोलते हैं अगर कोविड-19 के सिचुएशन में अपनी इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, इकोनॉमिक देखो ना, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, अगर हमारा फाइनेंशियल अगर अच्छा नहीं हुआ तो इंडिया की ग्रोथ भी रुक गई। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कोविड-19 के समय हम सब लोगों ने घर पर बैठकर ही गिराया, कोई भी आदमी वर्किंग पे नहीं था, तो उस समय इंडिया की ग्रोथ कितनी रुक गई थी, इंडिया की ग्रोथ टोटली कम हो चुकी थी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारी इंडिया में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो इम्पोर्टेंट भी वहाँ पे दिया गया है, डेवलपिंग इकोनॉमिक लाइक इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ अ डिपार्टमेंट अप्रूव राइट द पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड ग्रोथ। हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन और ग्रोथ भी हम लोगों को इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्सपोर्ट फाइनेंस में मिलता है। द रेफरेंसिंग फाइनेंस द आरबीआई कमर्शियल रिजर्व एक्सपोर्ट द फाइनेंशियल शेड्यूल एंड इन कवर बैंक टू अ प्रोवाइडेड मोर एंड मोर एक्सपोर्ट फाइनेंस द बैंक इन द गिवन reference facilities on loan and they have to given export credit generate the schedule and pre-shipped credit schedule and to such a important schedule। वहाँ पे to such a important schedule भी वहाँ पे मेंशन किया गया है। डिस्काउंट इंटरेस्टेड रेट फॉर एक्सपोर्ट लोन, ये भी आपको वहाँ पे बुक में मैं आप लोगों को दे दूँगी PDF में। ये सारे एक बार आप लोग रीड कर लो, पढ़ लो, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है असिस्टेंट ऑफ एग्जाम बैंक। ठीक है, Exim Bank. The 1st January 1982, the RBI decided to establishment Exim Bank to provide the financial export and import. RBI has to be given authorities to provided finance to Exim Bank to a certain condition। Exim Banks भी एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसा एक कंडीशन वहाँ पे मेंशन किया जाता है और वो कंडीशन के रूल्स लागू किए थे जनवरी 1982 के अंदर। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग ऑन एक्सचेंज नहीं एक्सपोर्ट एज अ प्रायोरिटी सेक्टर। अभी एक्सपोर्ट करते समय प्रायोरिटी सेक्टर भी वहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट एंड कंसीडर टू priority sector in their credit policies by a bank। Public sector bank have been advised to a given priority to export sector। 1964 government set up export credit generating and corporation as a corporation generating bank which is a provided general assistance to export and through RBI does not to participate। RBI भी इस चीज़ में does not participate नहीं करती। डायरेक्टली द मैनेजमेंट, वो किसको पार्टिसिपेट कर दिया है, किसके ऊपर डायरेक्टली जाती है, वो डायरेक्टली जाती है मैनेजमेंट इन अ कॉर्पोरेशन के पास। वो डायरेक्ट नहीं आती, वो हमारे पास डायरेक्टली नहीं आती, RBI डायरेक्टली जाती है। RBI खुद पार्टिसिपेट नहीं करती, वो डायरेक्टली मैनेजमेंट के पास जाती है। ठीक है, एंड द प्रोवाइडेड इनडायरेक्ट रेफरेंस एंड फैसिलिटीज़। उसके बाद आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, थर्ड वन आता है डिस्क्राइब द प्रेजेंट करेंसी सिस्टम इन इंडिया। किस तरह से प्रेजेंट करेंसी सिस्टम इन इंडिया में आया गया है। मनी सप्लाई इट इज़ अ करेंसी या फिर कंपोनेंट्स इन द फीचर्स ऑफ अ प्रेजेंट करेंसी सिस्टम इन इंडिया। अभी जो मैंने पॉइंट्स दिया है डिस्क्राइब द प्रेजेंट करेंसी सिस्टम इन इंडिया, ये आप क्वेश्चन फीचर्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये पॉइंट्स आप किस में कर सकते हो, ये पॉइंट्स आप फीचर्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, याद रखना, ये डिस्क्राइब द प्रेजेंट करेंसी सिस्टम इन इंडिया के फीचर्स पूछे जाएंगे तो फीचर्स में भी आपको यही पॉइंट वहाँ पे मेंशन करना है। तो फर्स्ट एक तो आता है मॉनेटरी सिस्टम प्रीवेलिंग द इंडियन
present management and are controlled by the Reserve Bank of India, and the present monetary system based on incoverable paper currency and supplement by the coin and the external fund in Indian currency rules in a game convertible to a various other currencies of the world. यहाँ तक भी आप लोगों को समझ में आएगा कि सप्लाई करते समय कंपनी अगर कोई भी चीज़ों को सप्लाई कर रही है या बैंक कुछ भी सप्लाई कर रही है करते समय वो करेंसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आप लोग इंडियन के हो या फॉरेन कंट्रीज़ के हो. तो रुपीज़ नोट और करेंसीज सर्कुलेशन टू अ different denomination and the deposit from the commercial bank. रुपीज़ कॉइन एंड स्मॉल कॉइन. अभी रुपीज़ कॉइन एंड स्मॉल कॉइन में देखो क्या दिया गया है यहाँ पे. In Indian to rupees and monetary unit account and based on a decimal system being a token or coin, its face value is always higher than its contains and value. The rupees is also print to a paper by a ministry or finance government of India. The rupees and the behalf of rupees coin the consider of unlimited legal tenders, and small coin are a subsidiary coin which is a consisting 50 rupees 25 rupees. यहाँ पे देखो एक तो करेंसी स्मॉल करेंसी में देखो यहाँ पे दिया गया है. एक तो करेंसी कॉन्स्टिट्यूशन दिया है 50 पैसा भी आया है, 25 पैसा भी आया है. एंड अदर देन डेसिमल कॉइन अ स्मॉल कॉइन बिगन द 25 पैसा एंड अदर्स कॉइन टू बी अ स्मॉल फेस वैल्यू लिमिटेड लीगल अ टेंडर विद इन द people were referenced to be accept in a legal value large value. And rupees note और currency note in circulation. rupees note भी आया है, then currency note भी आया है. अब इसे किस तरह से circulation किया गया है. The rupees note to currency note contain the major portion of a total money supply of the country. ये क्या है, एक total money supply of the country यहाँ पे दिया गया है. उसके बाद दिया गया है द सोल ऑफ अथॉरिटीज टू प्रिंट करेंसी नोट रेस्ट विद द सप्लाई ऑफ करेंसी नोट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अगर कोई भी नोट हमारे इंडिया में आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही हमारे पास वो आ रही है. देन नोट ऑफ अ कॉइन टू regarding by the RBI government due to limitation it is a supply. The note and coin are maintained टू द वैल्यू. उसकी वैल्यू क्या है, कॉइन की वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इन सप्लाई के अंदर मेंशन की जाती है, वहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है. उसके बाद आता है बैंक डिपॉजिट. बैंक डिपॉजिट का मतलब आप लोगों को पता होगा किस तरह से हम लोग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अमाउंट वहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करते हैं. ओके बैंक में डिपॉजिट करते समय आपको पता होगा अगर मुझे बैंक में अगर कुछ मेरे सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करने होते हैं तो फिर मैं अपने सेविंग अकाउंट में भी वो पैसे डिपॉजिट कर सकती हूँ, या फिर मुझे अपने करंट अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने हैं, या फिर मुझे फिक्स डिपॉजिट अगर करना है, तो ये सारी चीज़ें मुझे बैंक से रिलेटेड आती हैं. बैंक में अगर डिपॉजिट कर रहे हो तो डिपॉजिट से रिलेटेड आपको जो कुछ भी याद आता है आप इस पॉइंट में बैंक डिपॉजिट पॉइंट में लिख सकते हो. ठीक है. कमर्शियल बैंक हैज़ टू बे क्रेडिट मनी थ्रू द देयर पावर ऑफ क्रेडिट डिपॉजिट एंड थ्रू द मनी सप्लाई ऑफ countries and included current deposit within the bank as well as they can be without to transferred easily from the bank to another banks. एक बैंक से लेके अनदर बैंक में भी आप डिपॉजिट कर सकते हो. अगर यहाँ पे मैं बैठे बैठे अपने गांव में भी अगर किसी अभी तो फिलहाल गूगल पे फ़ोन पे ये सब कुछ चीज़ें आई हैं, मगर इससे पहले ये सब कुछ आने से पहले भी हम लोग बैंक में ट्रांसफ़र करते थे. तो कैसे ट्रांसफ़र करते थे, हम लोग बैंक जाके एक बैंक से दूसरे बैंक में हम लोग पैसा उस टाइम मनी ट्रांसफ़र करते थे. दैट्स इट. अब ये वाला पॉइंट भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो डिपॉजिट में.
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आते हैं। कमर्शियल बैंक normally collected the deposit from a public and with the effect to a loan within the also created credit multiple amount of a primary deposit. Then next one आता है total value of a मनी सप्लाई। किस तरह से टोटल वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई हम लोग यहाँ पे करते हैं। उसके बाद आता है रिसेंट ईयर द वैल्यूम ऑफ अ मनी सप्लाई इन इंडियन हैज़ बीन इंक्रीज एट द study rate and money supply has to be public included two items. First, currency which is a public and a total deposit against the currency which is the supply public constitution and the currency note rupees and a coin. The note is a small coin. Circulation main amount of a balance has to be ट्रेज्यूल्स एंड द कमर्शियल बैंक। अभी यहाँ पे सेकेंडरी भी यहाँ पे टोटल डिपॉजिट इंक्लूडेड वैल्यूम ऑफ द नेट डिमांड डिपॉजिट बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट बैंक विथ आरबीआई। यहाँ तक भी आप लोगों ने समझ लिया कि टोटल वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई किस तरह से हम लोग इस बैंक से लेके अदर्स बैंक में हम लोग करते हैं। रुपीज़ से करते हैं, नोट से करते हैं, हर एक कंट्री के अलग अलग करेंसी के हिसाब से हम लोग अपने मनी को सप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन एक आता है ग्रोथ इन मनी स्टॉक। सॉरी, यहाँ पे स्टॉक वर्ड था, STOCK स्टॉक। यहाँ पे भी दिया गया है, देखो टेबल रिवॉल्व्स दैट द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1970 से लेके 71 से लेके 1990 से लेके 1991 में had expanded by 12.7 item where the three mails to had to depend upon the 24.2 times बार ये ग्रोथ हुआ है, ये चेंजेस हुए हैं and mostly regularly from the period of a high to value of time deposit with the increases 47 time accordingly। अभी ये डिपॉजिट किया हुआ वो इंक्रीज कितनी बार हुआ है, वो 47 टाइम्स इंक्रीज हुआ है accordingly as per the central of within the 67 as per the central and 1970 to 71 agricultural decided to। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन की है। ईयर याद रखना, रुपीज़ याद रखना, दैट्स इट। ग्रोथ इन मनी स्टॉक, कंपनी के ग्रोथ किस तरह से हुआ है, मनी स्टॉक कब हुआ है, कौन से ईयर में कितना मनी एक्सचेंज हुआ है या फिर कितने मनी का ग्रोथ हुआ है, ये आप लोगों को मैं PDF में दूंगी, आप पढ़ लेना। उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ इशू ऑफ करेंसी इन इंडिया, प्रेजेंट मेथड ऑफ रेगुलेटिंग नोट्स इशू बाय RBI। द इशू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ RBI इज अ socially interest within the job to issue currency and note of the different denomination with the 2 rupees onward and the 1 rupees note or a coin is again issued by the Ministry of Finance, Government of India. As per the banking principle, there are 4 method of notes issue there included. Then maximum industry system, fixed fundustry system and proportional reserve system and minimum reserve system। तो ये टोटल जितने भी सिस्टम है वो सिस्टम एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देन उसके बाद आता है 7th वन आता है क्रिटिसिज्म। इसमें भी यही दिया गया है, द प्रेजेंट मिनिस्ट्री रिजर्व सिस्टम इन रेगुलर नोट इशू हैज़ बीन द system the criticized from the various quantitated has been the agents and the aggregate degrees of elastically has to be a result in a under expansion to a money supply with the whole required and consideration to
प्रेफरेंस इंडिया इन रूल्स बोथ विद इन दी आउटसाइड दी कंट्री। अभी देखो यहाँ पे भी यही दिया गया है, अगर आप लोगों को कंट्री के थ्रू अगर कुछ सप्लाई करना हो, मनी एक्सपोर्ट करना हो, एक्सपांशन करना हो, एक्सपांशन का मतलब क्या होना है, बढ़ाना हो, तो आप लोग भी अपने इस कंट्री से अदर कंट्री में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको चाहते हो तो वहाँ पर भी आप अपना बिजनेस कर सकते हो। ऐसा यहाँ पे इन लोगों ने समझाने की कोशिश की है। देन इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है explain the concept and types of repo rate and रिजर्व रिपो रेट। अभी रिपो रेट और रिजर्व रिपो रेट में आपको टाइप्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, टाइप्स आपको काफ़ी अच्छे से करने पड़ेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड टाइप्स रिपो रेट एंड रिजर्व रिपो रेट। अभी यहाँ पे एक बार मैं मीनिंग समझाती हूँ। रिपो रेट इज अ परचेसिंग रेट। रिपो रेट क्या है, एक परचेसिंग रेट है, एंड द स्काई and the say of a monetary policy rate of interest which is the central bank or reserve bank of India RBI and lends short-term money to the bank and essentially central credit availability inflect the economic growth. Repo rate in India, the primary tools in the RBI monetary and credit policy, and other policy rate which is such a repo rate and a marginal standing. The facilities rate are the often directly linked with the repo rate of the RBI. Reserve repo rate, it is on the other hand an exert deposit of the repo rate and a bank park money with the RBI for a short term at the than the prevailing reserve repo rate, ठीक है। and the repo rate it is a most significant rate of the common man to and everything from the interest rate on the loan to the return on deposit to influenced by the circular rate set by the RBI। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। रिपो रेट का मतलब आता है, रिपो रेट परचेसिंग रेट होता है जिस समय आप लोग कुछ भी चीज़ परचेस करते हो या फिर आपने शेयर्स परचेस किया, तो ये सारी चीज़ें रिपो रेट के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है टाइप्स रिपो रेट, पार्ट टाइम फ्रॉम द रिपो रेट्स एंड सम ऑफ द अदर टाइप्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग अंडर रिपो रेट। जो भी आप लोग लाइफ टाइम के लिए बोरोइंग करते हो, जो भी लैंडिंग करते हो, सम टाइम अगर आपने कुछ बोरो किया तो वो किसके अंडर आता है, वो रिपो रेट के अंडर आता है। तो ये रिपो रेट की मीनिंग यहाँ पर आती है। उसके बाद आता है ओवर रिपो रेट, ओवरनाइट रिपो में आता है रिपो ट्रांजैक्शन फॉर द डे इज नोन एज अ ओवरनाइट रिपो। अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो भी नहीं, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजैक्शन डे नोन एज अ ओवरनाइट, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरनाइट रिपो बोलते हैं। सच एग्रीमेंट बैंक सेल सिक्योरिटीज to the RBI from money and repurchased those the following day through and returning money to the central bank, then term repo। उसके बाद आता है टर्म रिपो में भी यही दिया गया है। टर्म रिपो इंक्लूडेड पीरियड ऑफ अ more than 1 day and usually during the money repo and variable rate term repo 7 days, 14 days and 28 days। रिपो रेट की टर्निंग डेज क्या आती है, टर्म डेज में कितने डेज में एक रिपो रेट डालते हैं, मिनिमम 7 डेज के अंदर हो सकता है, 14 डेज के अंदर रिपो रेट हो सकता है, या फिर 28 डेज के अंदर हम लोग रिपो रेट उन लोगों को भेज सकते हैं। RBI नॉर्मली एनुअल्स टू द टर्म रिपो action than the within there is a need to fund by the bank and duration of a more than a day। उसका भी ड्यूरेशन होता है, वो डे पे डिपेंड होता है कि आपने उसको कब परचेस किया था, उसके बाद ही उसका ड्यूरेशन डेट वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। हायर रेट, ठीक है। उसके बाद आता है यूज फॉर रिपो रेट।
अभी यूज़ फॉर रिपो रेट के अंदर देखो क्या आता है, व्हेन द पहला हायर रेट आएगा, हायर रेट के अंदर आता है व्हेन द आरबीआई कीप्स रिपो रेट एंड बैंक देन द बोरो लेस मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ड्यू टू द हायर कॉस्ट ऑफ फंड। वहाँ पे क्या आता है, हायर कॉस्ट ऑफ फंड में आता है रिपो रेट के अंदर। इसमें क्या दिया है, हायर रेट। हायर रेट मतलब कब आता है, जब कोई चीज़ हायर कॉस्ट ऑफ रिपो रेट में खरीदी जाती है। नेबरली reserve repo rate is also known as a higher tender within the repo rate, and the division banks to keep more than their money and within the RBI due to a higher income on it. Got it? Then उसके बाद आता है low rate regime। लो रेट के अंदर आता है कन्वर्सली विद द आरबीआई कीप रिपो रेट लो या फिर बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम मोर मनी फ्रॉम दियर लॉट्स and cost of some when the reserve repo rate, and it is also low, it is also in the line within the repo rate, and when the bankers can incline to the put less money into the central bank as the known as a fact low return, या फिर यूज़ फॉर रिपो रेट एज द मॉनिटरी पॉलिसी टूल। तो इसमें भी आता है द मॉनिटरी पॉलिसी टूल इज अ वेरियस सेंट्रल बैंक अराउंड द वर्ल्ड कैन बी अ word can have a different objective in India. The primary objective is the RBI monetary can credit policy. It is to control, influence, and to be a keep within the specific target range every now and then the supporting economic growth and RBI monetary and a credit policy again agenda, and whether the not to be a started objective। अगर कोई भी चीज़ अगर रिपो रेट अगर करते हो तो हर चीज़ में एजेंडा होना ज़रूरी है। एजेंडा मतलब एक वन बाय वन एक चीज़ होती है, वन बाय वन एक स्टेप होता है, वो स्टेप के हिसाब से हम लोगों को आगे क्या करना है वो हम लोगों को वहाँ पे मेंशन किया गया है। रिपो रेट कंट्रोल इन्फ्लेक्शन एंड ग्रोथ। अभी यहाँ पे इन्फ्लेक्शन एंड ग्रोथ में भी वही किया है, एक्सपांडेड अबव बाय द definition and a higher repo rate and a reserve repo rate level less money available within the bank to a lend and vice versa credit as we know it is to a bank done to a capital lead economic less availability of a loans due to the higher cost of a borrowing restrict money supply for a futuring economic activity with the come is mainly when the influency या फिर inflation the higher RBI trader started and the standard and the higher to need to reach of a rise price of a check overheating and the economy, and often coming to be a cost of some economic growth। किस चीज़ में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो ऑब्वियसली हम लोगों को बैंकिंग थ्रू पता चलता है कि हमारे बैंकिंग थ्रू में कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। तो ऑब्वियसली हर एक चीज़ में अभी देखो आरबीआई है तो इसका मतलब हमारे इंडिया में जितने भी बैंक्स जो आरबीआई से रिलेटेड है, आरबीआई के अंडर जितने भी बैंक आती है वो सारे बैंक की इंफॉर्मेशन आरबीआई को मिलना सबसे पहले ज़रूरी है। वहीं से पता चलता है हमारे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। सही है ना। हर एक इंडिया का हर एक कोई भी छोटा से छोटा ट्रांजैक्शन हो या बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन हो वो बैंक से होकर ही गुजरता है। अगर हम लोगों ने कहीं चोरी छुपे अगर चलो हम लोगों ने कुछ गलत काम करके कहीं पैसे छुपाए, पैसे इकट्ठा किए तो उस पर भी हमारे पर एक्शन लिया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, देखो जब करेंसी चेंज हुआ, अपने हर एक नोटबंदी चेंज हुई तो उस समय क्या हुआ था,
जितने भी लोगों ने गलत काम करके जो पैसे कमाए थे अपने घरों में छुपा के रखे थे, उनका कोई यूज़ हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर मेरी सैलरी 50,000 है, अगर मेरी प्रॉपर्टी कुछ तो करोड़ों में जाती है, तो इनकम टैक्स की रेट वहीं पे पड़ती है, या फिर कहीं कहीं पे मैं डॉक्यूमेंट्स अपने देखो, हर एक चीज़ में मुझे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड का यूज़ करना ही पड़ता है। कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी सपोज़ फ्लैट मुझे अपने नाम पे करना है, या फिर कोई बिजनेस मुझे खड़ा करना है, या फिर कहीं पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो हर एक चीज़ में मुझे मेरा पैन कार्ड होना ज़रूरी है। हर एक चीज़ में पैन कार्ड की ज़रूरत लगती है। तो पैन कार्ड एक ऐसा काम करता है जो हमारी पूरी हिस्ट्री निकालता है। अगर आप किसी बैंक में जा रहे हो, बैंक को बोल रहे हो कि बैंक मुझे लोन चाहिए, तो बैंक क्या बोलते हैं, पहले आप अपना सिबिल चेक कराओ। सिबिल चेक कराने का मतलब होता है कि आप अपना अपना पैन कार्ड मुझे दो। तो बैंक को आप अपना पैन कार्ड देते हो, तो पैन कार्ड के ऊपर जो आपका नंबर होता है ना, वो एक ही नंबर होता है, और वो पैन कार्ड के नंबर पर दिखाया जाता है कि आपने अभी तक कितने लोन लिए, आपका वहाँ पे कितना क्रेडिट, आपने कितने मतलब खुद से कितना लोन लिया, कितना लोन चुकाया, कि इससे पहले आपने कभी लोन लिया था या नहीं लिया था, आपका सिबिल स्कोर क्या है, अगर बैंक ने आपको लोन दिया तो आप उसका लोन का पैसा चुका सकते हो या नहीं चुका सकते। तो वो सारी चीज़ें हमारे बैंक से होकर ही गुजरती है। तो यहाँ पे भी इसलिए यही दिया गया है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत हमारी बैंक से ही होकर गुजरती है। अभी शॉर्ट नोट्स के अंदर भी आप लोगों को पूछा जाएगा बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिमिट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, या प्रेसिडेंट करेंसी सिस्टम इन इंडिया, बैंक टू गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, या रिपो रेट एंड रिजर्व रिपो रेट। ये आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन 101% इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। और इसका आंसर भी मैं आप लोगों को पीडीएफ के अंदर दूंगी। अगर आपने टोटली मैं जितना पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर रही हूँ बुक की, बस वही पीडीएफ अगर आप करोगे तो भी चलेगा, आपको कोई भी टेक्स्ट बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बैंक रेट क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया है, और वो भी उसके भी पीडीएफ मैं आपको देती हूँ। कैश रिजर्व रिपो रेट भी मैंने आपको दिया है, या कैश रिपो रेट के अंदर 1, 2, 3 पॉइंट्स भी दिए हैं, वो भी मैंने आपको दिया है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो भी आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, और उसका आंसर भी मैं अभी आप लोगों को दे दूंगी इस वीडियोस के नीचे। तो टोटल हम लोगों का फर्स्ट सेकंड यूनिट भी खत्म हो चुका है। आप बिल्कुल भी मत डरना कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जितने भी मैं आपको दे रही हूँ इस वीडियोस के अंदर, बस उतने ही क्वेश्चंस करो। ये वीडियो सिर्फ मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया है। इस वीडियोस के नीचे जो भी मैं आप लोगों को पीडीएफ दे रही हूँ, इस चैप्टर वाइज पीडीएफ दूंगी, ताकि आप कन्फ्यूज़न ना हो किसी चीज़ में। तो आप मेरे दिए गए पीडीएफ भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी है, तो सेल्फ स्टडी के साथ भी अगर आपने कोई क्वेश्चंस किए हैं और वो क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चंस के अंदर है, जो भी सिंपल आपको उसका आंसर लगे, तो आप आंसर वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इस बार इतने हार्ड क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चंस पेपर इजी होंगे, तो डोंट वरी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।